विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 11 पाठ 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस पाठ को हम पहले पाठ प्रथम में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया है? यानी इस पाठ में हमने पढ़ा है 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं, कहाँ पर? यूरोप के जो शहर है उनमें जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हमने इस पाठ में अध्ययन किया है, विस्तार से अध्ययन किया है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के निम्नलिखित तत्वों को पुनर्जीवित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन यूनानी एवं रोमन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया गया है। पेट्रार्क ने प्राचीन यूनानी तथा रोमन ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया है। यानी यूनानी जो ग्रंथ है, रोमन ग्रंथ है, उनके अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया है। फिर है कला के क्षेत्र में 14वीं तथा 15वीं शताब्दियों में स्थापत्य कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसमें यूनानी, रोमन तथा अरबी तीनों शैलियों का समन्वय था। किस किस का समन्वय था स्थापत्य कला में? यूनानी, रोमन और अरबी, इन तीनों शैलियों का समन्वय था। इस नवीन शैली में श्रृंगार, सजावट तथा डिजाइन पर विशेष बल दिया गया। इस शैली में मेहराबों, गुंबदों तथा स्तंभों की प्रधानता पाई गई। यह नवीन शैली रोमन साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे बाद में शास्त्रीय शैली कहा जाता है। मूर्तिकला में भी नवीन शैली अपनाई गई। अब मूर्तिकला धर्म के प्राचीन बंधनों से मुक्त हो गई। यानी पहले मूर्तिकला है वो धर्म के बंधनों से युक्त थी, वो अब क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। अब साधारण मनुष्य की मूर्तियां बनाए जाने लगी। चित्रकला पर से भी धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। पहले चित्र देवताओं के ही बनते थे, लेकिन अब साधारण मनुष्य की मूर्तियां, चित्र है वो बनाए जाने लगे। उन पर धर्म का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। अब धार्मिक चित्रों के स्थान पर जनजीवन से संबंधित मौलिक एवं यथार्थ चित्र बनने लगे। जिएटो ने जीते जागते रूप चित्र बनाए हैं। फिर है विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो जागृति आई है, परिवर्तन आया है 14वीं और 15वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों का अध्ययन करना शुरू किया। यूरोप के विद्वानों ने अपनी यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन किया। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, पुनर्जागरण आया। मानवतावाद, यूनानी और रोमन संस्कृतियों के प्रभाव से यूरोप में मानवतावादी विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। मानवतावादी धार्मिक पाखंडों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे। वे मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण नहीं चाहते थे। वे भौतिक सुखों पर बल देते थे तथा वर्तमान जीवन को
सुखी और आनंदमय बनाने पर बल देते थे। तो ये विचार किनका था? मानवतावादी लोगों का ये विचार था। क्वेश्चन नंबर 2, इस काल में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। यानी इटली की वास्तुकला क्या थी, इस्लामी यानी इस्लाम के अंदर जो वास्तुकला क्या थी, उनकी विशिष्टताओं की तुलना करनी है। इटली की वास्तुकला की विशिष्टताएं। 15वीं शताब्दी में इटली में स्थापत्य कला की नई शैली का जन्म हुआ, जिसमें यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय था। यानी इटली में जो स्थापत्य शैली विकसित हुई उसमें यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय था, सामंजस्य था। इस नवीन शैली में श्रृंगार, सजावट तथा डिजाइन पर विशेष बल दिया गया। इस शैली में मेहराबों, गुंबदों तथा स्तंभों की प्रधानता थी। यह नवीन शैली वास्तव में रोमन साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे शास्त्रीय शैली कहा गया। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्र, मूर्तियों तथा उभरे चित्रों से सुसज्जित किया। प्रसिद्ध वास्तुकार ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया। यानी फ्लोरेंस जो इटली में शहर है, उसके गुंबद का परिरूप ब्रुनेलेसी ने प्रस्तुत किया। रोम का संत पीटर का गिरजाघर तत्कालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। लंदन का संत पॉल का गिरजाघर, वेनिस का संत पॉल या संत मार्क का गिरजाघर भी तत्कालीन वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। ये तो थी इटली की वास्तुकला की विशिष्टताएं। अब है इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताएं या विशेषताएं। इस्लामी वास्तुकला में अनेक मस्जिदों, राजमहलों, इबादतगाहों तथा मकबरों का निर्माण किया गया। इनका आधारभूत नमूना एक जैसा था। यानी इनकी जो आधारभूत संरचना थी वो एक जैसी थी। किनकी? राजमहलों, इबादतगाहों, मकबरों और मस्जिदों की। मेहराब, गुंबद, मीनार और खुले सहन इन इमारतों की विशेषताएं थी। ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को प्रकट करती थी। मस्जिदों में एक खुला प्रांगण होता था। इसमें एक फुव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी। देखो क्या विशेषताएं थी? दीवार में मेहराब तथा एक मंच। इसमें एक मीनार थी। इस्लाम में सजीव चित्रों के निर्माण पर प्रतिबंध था, परंतु इसमें कला के दो रूपों को प्रोत्साहन मिला। खुशनविशी, सुंदर लेखन की कला। खुशनविशी क्या थी? सुंदर लेखन की कला तथा अरबेशक, ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन को क्या कहा जाता है? अरबेशक। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला में हमें कुछ समानताएं और कुछ अंतर दिखाई देता है। इस्लामी वास्तुकला पर जहां धर्म का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, वहीं इटली की वास्तुकला में मानवतावादी यथार्थ का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। इटली की जो वास्तुकला है उसमें धर्म का प्रभाव नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ?
सबसे पहले इटली में ही मानवतावादी विचारों का अनुभव क्यों हुआ? इतालवी में मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले निम्नलिखित कारण से हुआ। नंबर 1 है व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के कारण इटली में बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। यानी व्यापार और वाणिज्य सबसे ज़्यादा कहाँ था? इटली में, और इसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होने के कारण नगरों का उदय हुआ। ये नगर थे वेनिस, जिनेवा, फ्लोरेंस। ये नगर यूनान के नगर राज्यों जैसे बन गए। ये यूरोप के अन्य नगरों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगरों के धनी व्यापारी और महाजन नगरों के शासन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेते थे। ये नगर शिक्षा, कला और व्यापार के केंद्र बन गए थे। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ। सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ हुई? इटली के शहरों में। इन विश्वविद्यालयों में रोमन कानून, चिकित्सा शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ये विषय धार्मिक नहीं थे, बल्कि उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद विकसित करता है। फिर है 3 नंबर, 15वीं शताब्दी तक रोम तथा यूनानी विद्वानों ने अनेक क्लासिकी ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान आदि से संबंधित थे। छापे खाने के निर्माण के बाद इन ग्रंथों का मुद्रण इटली में हुआ। यानी छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग द्वारा करने के बाद में इन ग्रंथों का मुद्रण कहाँ हुआ? इटली में। इन पुस्तकों के नए विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मानवतावादी विचारधारा का इतालवी नगरों में प्रसार करने में योगदान दिया। फिर है पेट्रार्क, डोनातेलो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची आदि मानवतावादी विचारकों ने इतालवी नगरों में मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, पेट्रार्क, डोनातेलो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। ये कौन थे? ये मानवतावादी विचारक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। यानी इटली का शहर वेनिस और उस समय फ्रांस में जो अच्छी सरकार थी उनकी हमें तुलना करनी है। वेनिस में अच्छी सरकार के विचार देखो। इटली में अनेक नगरों का उदय हुआ। ये नगर अपने आप को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। वेनिस एक गणराज्य था। यहाँ पर धर्माधिकारी तथा सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि ये क्या था? एक गणराज्य था। जनता के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। अतः प्रशासन और राजनीति में उनका कोई प्रभाव नहीं था। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासकों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे वहाँ नागरिकता की भावना विकसित हुई। इन नगरों के शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में आने के बाद भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते हैं। फ्रांस में अच्छी सरकार के क्या विचार थे? समकालीन फ्रांस में, किसके समकालीन? इटली के जो शहर वेनिस है उसके समकालीन फ्रांस निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। वेनिस में तो क्या था? गणतंत्र था, जनता का शासन था, और फ्रांस में राजा का शासन था, वो भी निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। तो ये दोनों की सरकारों में देखो अंतर। वहाँ जनता की खुद की सरकार थी, जनता खुद सरकार चुनती थी, और यहाँ पर राजा वंशानुगत होता था।
वहां प्रशासन और राजनीति में धर्माधिकारी तथा सामंतों का बोलबाला था। सभी उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर सामंत वर्ग के लोग आसीन थे। वहां पर सामंत वर्ग का कोई महत्व नहीं था वेनिस में। ये लोग जनसाधारण का शोषण करते थे तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। कौन? सामंत वर्ग के लोग, धर्माधिकारी लोग। फ्रांस में स्टेट्स जनरल बनी हुई थी, परंतु 1614 के बाद 175 वर्षों तक इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इसका कारण यह था कि फ्रांस के शासक जनसाधारण के साथ अपनी शक्ति नहीं चाहते थे। फ्रांस में स्वतंत्र किसानों, कृषि दासों की बहुत बड़ी संख्या थी, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। वहां मध्यम वर्ग की घोर उपेक्षा की जाती थी। तो ये वेनिस और फ्रांस की अच्छी सरकार का एक अंतर था। फिर है निबंधात्मक क्वेश्चन। ये बड़े क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है? मानवतावादी जो विचार है उनके अभिलक्षण आपको बताने। तो सबसे पहले है उन्नत ज्ञान प्राप्त करना। मानवतावाद का शाब्दिक अर्थ है उन्नत ज्ञान। मानवतावाद की विचारधारा के अनुसार ज्ञान असीमित है, बहुत कुछ जानना बाकी है, और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को इतिहासकारों ने मानवतावाद की संज्ञा दी। फिर है मानवतावादी शब्द का प्रयोग। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन पढ़ाते थे। लैटिन शब्द ह्यूमैनिटास से ह्यूमैनिटिज्म शब्द अर्थात मानवतावाद की उत्पत्ति हुई, जिससे कई शताब्दियों पूर्व रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। फिर है धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों में अविश्वास। मानवतावादी धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडों, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। यानी मानव जीवन पर मानवतावादी युग के अंदर धर्म का जो नियंत्रण था वो कमजोर हो गया। फिर है भौतिक सुखों पर बल देना। मानवतावादी भौतिक संपत्ति, शक्ति तथा गौरव पर बल देते थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति प्राप्त करने का एक विशेष गुण बताकर उसका पक्ष लिया। लोरेंजो वल्ला ने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलासों पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। यानी ईसाई धर्म ने जो भोग विलास, ऐशो आराम की जिंदगी है, उस पर रोक लगाई थी। उस रोक की किसने निंदा की है? लोरेंजो वल्ला ने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में उसकी निंदा की है। अच्छे व्यवहारों पर मानवतावादियों ने बल दिया है। मानवतावादी अच्छे व्यवहारों पर बल देते थे। उनकी अच्छे व्यवहारों के प्रति रुचि थी। व्यक्ति को किस प्रकार विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, ये सब विचार किसके थे? मानवतावादी लोगों के। मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है। मानवतावादी की मान्यता थी कि मनुष्य का स्वभाव
बहुमुखी है। सामंती समाज 3 भिन्न भिन्न वर्गों में विश्वास करता था, परंतु मानवतावादियों ने इस विचार को नकार दिया। फिर है वर्तमान जीवन को सुंदर और उपयोगी बनाना। यह दृष्टिकोण किसका था? मानवतावादियों का। मानवतावादी वर्तमान जीवन को सुंदर, आनंदमय और उपयोगी बनाने पर बल देते थे। वे परलोक के बजाय इस लोक को सफल और सुखी बनाने पर बल देते थे। फिर है सत्य, तर्क और नवीन दृष्टिकोण पर बल देना। मानवतावादी स्वतंत्र चिंतन, सत्य, तर्क और नवीन दृष्टिकोण का प्रचार करते थे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, अलग लगा, उसका सुचिंतित विवरण कीजिए। 17वीं शताब्दी के यूरोपियों की दृष्टि से विश्व 17वीं शताब्दी तक विश्व में कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म, समाज, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। अतः 17वीं शताब्दी के यूरोपियों की दृष्टि में विश्व निम्नलिखित बातों में अलग था। साहित्य के क्षेत्र में, यानी मध्य युग और आधुनिक युग में अंतर किया गया है, यानी प्राचीन समय कैसा था और वर्तमान में क्या परिवर्तन आ गया। मध्य युग में विद्वान लैटिन और यूनानी भाषाओं में अपनी पुस्तकों की रचना करते थे, परंतु आधुनिक युग में बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना की जाने लगी। पहले किसमें ग्रंथ लिखे जाते थे? लैटिन और यूनानी, जिसको साधारण जनता पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन आधुनिक युग में बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना की जाने लगी। अब अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, डच आदि भाषाओं का विकास हुआ। अब समस्त विश्व में लोक भाषाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य की रचना होने लगी। अब साहित्य पर धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। अब साहित्य में मानव जीवन से संबंधित विषयों पर विवेचन किया जाता था, यानी पहले जो ग्रंथ थे वो धर्मों के बारे में ही लिखे जाते थे, अब मनुष्य से संबंधित मनुष्य के जीवन पर लिखे जाने लगे। अब साहित्य आलोचना, प्रभाव मानवतावादी और व्यक्तिवादी हो गया। इस युग में काव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। फिर कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? मध्य युग में कला पर भी धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। उस समय कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति नहीं बना सकते थे, परंतु आधुनिक युग में कला धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई। अब कलाकार यथार्थवादी बन गए, स्वतंत्र रूप से कलाकृति रचने लगे, अतः कला में मौलिकता तथा वास्तविकता पाए जाने लगी। विज्ञान के क्षेत्र में, आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इस युग में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, नवीन आविष्कार किए गए। कोपरनिकस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणित के प्रमाणों से स्पष्ट किया और इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। भौगोलिक खोजें, आधुनिक युग में सामुद्रिक यात्राओं तथा भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। 1498 में वास्को डी गामा उत्तरमासा अंतरीप होता हुआ भारत के समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। कोलंबस की इस यात्रा से नए विश्व की खोज करना सरल हो गया। मेघलाल के साथियों ने पृथ्वी का सर्वप्रथम चक्कर लगाया। अमेरिगो ने दक्षिणी अमेरिका का पता लगाया। फिर है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? व्यापारिक वर्ग के प्रभाव में वृद्धि हुई तथा कुलीन लोगों के सम्मान में कमी हुई। साधारण जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। दास कृषकों को मुक्ति मिली, यानी जो दास कृषक थे, कार्य करते थे, उनको दासता से मुक्ति मिली। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन,
कैथोलिक चर्च में व्यापक धार्मिक पाखंडों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों के विरुद्ध 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, उद्योग धंधों का विकास शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। व्यापारी वर्ग धनी वर्ग बन गया और पूंजीवाद का विकास हुआ। फिर है राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यूरोप में अनेक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। पोप की राजनीतिक शक्ति में कमी आई। पहले पोप की सत्ता चलती थी, राजनीति चलती थी, उस मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उसमें कमी आई। आधुनिक युग में उसमें कमी आई। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। बौद्धिक क्षेत्र में अब लोग स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने लगे। सत्य की खोज, वाद विवाद को बढ़ावा मिला। फिर है भौतिक दृष्टिकोण और नगरीय संस्कृति। तो ये कक्षा 11 अध्याय 7 के क्वेश्चन आंसर थे। अन्य पाठों के क्वेश्चन आंसर के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।